हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। और आज की हमारी होगी क्लास नंबर 9। और जब से आपकी एडवर्टाइजमेंट निकली है, सिलेबस साइट पर आया है, तभी से मैंने क्लासेस शुरू कर दी थी। और आज की हमारी क्लास नंबर 9 है। और HPSC PGT वाले बच्चों के लिए और PGT एस्टेट वालों के लिए भी आज की जो क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो थोड़ा सा हम एक बार बात करेंगे कि अभी जो HPSC ने कैलेंडर जारी किया है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है। तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। जो असली जो कहते हैं ना घोड़ा होता है वो अपने शुरू से ही अपनी तैयारी जो है शुरू कर देता है और अंत में जीत भी उसी की निश्चित होती है जो समय से पहले अपने निर्धारित समय से पहले अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। तो आपको अपनी काव्य तैयारी में जो है बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। और हम बहुत ही स्लो मोशन से यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं। और जब तक आपके आगामी एग्ज़ाम के बारे में कोई खबर आएगी तो तब तक हमारा काफ़ी सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बेझिझक होकर हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास साथ भी, ठीक है। और आप बेफिक्र होकर आपको निःशुल्क यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एक भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। बशर्ते बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, कमेंट चाहिए कि आपको क्या चाहिए। देखो, मैं बार बार कहती हूँ कोई भी मंदिर अपने आप नहीं पूजता है, उसे पुजारी पुजवाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा चैनल है उस पर जो आपको चाहिए, जो टॉपिक चाहिए और जितनी जिज्ञासा आप लोग दिखाएंगे उतने ही अधिक आपको वीडियो यहाँ पर मिलते जाएंगी। एक दो दिन की बात तो मैं कहती नहीं हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा त्यौहार का टाइम है और हमें भी अपने घर जाना है राखी वगैरह बांधने के लिए। लेकिन हाँ, 19 तारीख के बाद जो है आपको कंटिन्यू एक एक दो दो, क्या मैं ज़्यादा, दो दो तीन तीन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से जुड़े रहना है। आपकी बेखौफ आप यहाँ पर अपनी तैयारी करें। और जो स्क्रीनिंग क्या है वो भी मैं और भी मैटर कंटेंट करने की चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। आज आपको ये वाला कंटेंट मिलेगा, उसके बाद बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। काफ़ी हाई लेवल का कंटेंट होगा जिसमें स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव की तैयारी एक साथ होगी और आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ये मैं इसलिए लेकर आई थी कि थोड़ा सा टफ पड़ता था। जो काव्य शास्त्र है अधिकतर कैंडिडेट्स को या विद्यार्थियों को जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है पढ़ने में और कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैंने डिटेल से इसकी विषय वस्तु उठाई है टॉपिक की। तो आज की हमारी क्लास नंबर 9 होगी और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। तो बहुत ही धैर्य के साथ आपको क्लास देखनी है। अब काव्य प्रयोजन के संदर्भ में हम आपको संस्कृत आचार्यों के मत भी बताएंगे। प्रश्न आएगा आपके पास कि काव्य प्रयोजन क्या होता है। विभिन्न आचार्यों के मतों के द्वारा इसकी विवेचना कीजिए या मीमांसा कीजिए, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। या काव्य प्रयोजन क्या है, कितने प्रकार का होता है, विभिन्न आचार्यों ने किसे काव्य प्रयोजन कहा है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं काव्य प्रयोजन। तो इसी के संदर्भ में हमने अभी सारे जो अलग संप्रदाय थे काव्य शास्त्र के हमने वो पढ़े सारे। और उसके बाद हमने काव्य लक्षण, काव्य हेतु पढ़े और आज की इस वीडियो में हम काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। अब प्रयोजन का मतलब होता है कोई ना कोई काव्य रचना का उद्देश्य। अब देखना यहाँ पर एक शब्द और क्लियर कर देती हूँ काफ़ी अच्छे से कि काव्य शास्त्र है क्या। वैसे तो मैंने अपने सभी वीडियो में आपको बताया है। तो जिसे हम हिंदी में साहित्य कहते हैं उसे संस्कृत में उस साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो और शास्त्र जो हमें काव्य की नियम उसके अनुशासन के बारे में बताई वो हमारा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो आप काव्य शास्त्र समझ गए होंगे और काव्य शास्त्र के संदर्भ में ही आज की वीडियो है। तो काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। आप देखो, कोई भी जो लेखक है, जो इतिहास लिखा जाता है, जो काव्य रचना की जाती है, आप काव्य से मतलब कविता से ले सकते हैं। आप यहाँ पर काव्य का मतलब मैंने अभी बताया, आप काव्य से मतलब यहाँ
साहित्य से भी ले सकते हैं। सटीक शब्दों में अगर हम बात करें तो क्या है कि कोई भी लेखक जो है साहित्य रचना करता है या कविता की रचना की जाती है, काव्य रचना की जाती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही लेती हूँ, जैसे कि मैं अब यूट्यूब पर मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसके पीछे भी मेरा कोई ना कोई उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य तो देखो हम एक अगला पैर भी नहीं रखते हैं। जब हमें कहीं जाना होता है तो एक कदम उठा के हम अगला कदम रखते हैं। तो हर एक काम के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि अब मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रही हूँ तो मेरा उद्देश्य कई प्रकार से हो सकता है। जैसे किसी का क्या होता है कि वो यश प्राप्त करना चाहता है, या फिर वो अर्थ प्राप्त करना चाहता है। अर्थ का मतलब जैसे कि कोई अपना धन प्राप्त करना चाहता है, या फिर कोई लोक प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो ये सभी क्या हैं, ये काव्य की प्रयोजन है कि किस उद्देश्य के लिए काव्य की रचना की जा रही है, किस उद्देश्य के लिए साहित्य की रचना की जा रही है या साहित्य लिखा जा रहा है। तो अलग अलग, और हो सकता है इसमें किसी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो, या किसी की व्यक्तिगत रुचि हो, या कोई अभ्यास में ज़्यादा निपुण हो। ठीक है, तो व्यक्तिगत रुचि भी हो सकती है, कोई यश प्राप्ति के लिए भी पढ़ा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो स्पेशल जो मेरा है, मेरी यहाँ पर कोई, मेरा यहाँ से पैसे कमाने का कोई मेरा ताल्लुका मतलब नहीं है। लेकिन जैसे कि सभी क्या है, थोड़ी सी वीडियो डालते ही अपने नोट्स बेचने लग जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में एक अच्छा अध्यापक बनना चाहती थी, अध्यापिका बनना चाहती थी, अच्छा टीचर बनना चाहती थी। तो गवर्नमेंट स्टैंप ना लग पाई, क्योंकि उसके लिए मैंने कोई अथक प्रयास नहीं किए, ना मैंने किसी अदर स्टेट की वैकेंसी के लिए कभी फॉर्म अप्लाई किए, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़कर उनसे 2 मिनट के लिए भी कहीं दूर नहीं जाना चाहती थी। हाँ, मैंने एक भर्ती देखी, ये भी इसीलिए देखी क्योंकि मैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और जो मेवात है वो मैं डेली अप डाउन कर सकती थी, इसलिए मैंने मेवात कैडर की भर्तियाँ देखी। ठीक है, तो इसके पीछे क्या हुआ, मेरा उद्देश्य था। तो हर आदमी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने उस उद्देश्य में निपुण नहीं हो पाई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना यहाँ पर डालूंगी। जब मुझे टीचर ही बन रहे हैं तो मैं कहीं भी बन जाऊँगी। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए परिवार में टीचर हूँ, तो अब मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगी। जिन साथी जो साथी भाई फीस अपने पे करने में थोड़ा सक्षम नहीं है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मार्गदर्शन के अभाव में इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर उनका थोड़ा सा भी मेरे इस चैनल से अगर हेल्प होती है तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। बस इतना सा मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काव्य प्रयोजन में समझा रही थी, तो हर एक का एक ना एक उद्देश्य होता है। काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, इसे दृष्टिगत रखकर काव्य प्रयोजनों पर कवि और पाठक की दृष्टि से विस्तृत विचार विमर्श काव्य शास्त्र में किया गया। देखो, केवल विचार विमर्श जो काव्य शास्त्र में किया गया काव्य प्रयोजनों को लेकर, वो केवल कि इस दृष्टि को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया कि कवि और पाठक की दृष्टि, दोनों की दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया। कवि और पाठक दोनों को साथ लिया है यहाँ पर कि किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है। तो लिखने वाला कवि हो गया और उसे पढ़ने वाला कौन हो गया, पाठक हो गया। तो दोनों की ही दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काफ़ी विचार विमर्श काव्य शास्त्र में किया गया काव्य प्रयोजनों पर। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है। देखो, काव्य प्रेरणा एक अलग चीज होती है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना अनंतर बाद में प्राप्त होने वाला लाभ। ये आप ध्यान रखना कि देखो, जब मैं अब काव्य रचना कर रही हूँ तो ये तो मुझे नहीं पता कि मैं प्रसिद्धि प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं पैसे इससे धन भी कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरी एक इच्छा थी कि मैं इस पर पढ़ाऊं, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं पढ़ाती चले जाऊंगी और अनंतर मतलब बाद में मुझे पता चलेगा कि ये मैंने किस लिए पढ़ाया, अगर मुझे इससे धन की प्राप्ति होती है तो अर्थ के उसके दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि काव्य प्रयोजन हुआ। या फिर अगर मुझे प्रसिद्धि मिलती है तो आप यश प्रयोजन इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन जो काव्य प्रयोजन है ना, वो काव्य प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा होता है किसी काम के लिए प्रेरित करना, पता नहीं वो बंदा उस काम को करे भी या ना करे। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा,
तो काव्य प्रयोजन की अभी मैंने आपको परिभाषा बताई, आसान से आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, ये आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए, और मैं डाल भी दूंगी कि कौन सा जो आचार्य है कौन से शताब्दी का है और क्या इसकी रचना है, क्योंकि इस बार यूजीसी नेट में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। तो काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत चर्चा की है। उनके अनुसार काव्य यशेष अर्थ करते व्यवहार विदे शिवी तरक्षते शधय परिनिर्वर्ते कांता संमित तयोपदेश यजु। तो इसका हम सरलार्थ देखते हैं। मैं संस्कृत के लिए आपको से पहले ही क्षमा चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से ऐसा मैं कंटेंट लेकर आती हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो इसका क्या कहा इन्होंने, मम्मट ने काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। तो ये आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप संस्कृत में नहीं लिखते हैं तो ये संस्कृत का जो अभी ये श्लोक था इसी का है। यश का मतलब यहाँ पर दे रखा है, यश प्राप्ति के लिए, व्यवहार के लिए, ठीक है, और ये कांति में उपदेश देने के लिए ये काव्य प्रयोजन होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से समझ गए होंगे। अमंगल शांति के लिए, ठीक है, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए। देखो जो रस होता है उसे अलौकिक बताया गया है। काव्य को जो पढ़ता है या जो सुनता है तो उसे जो रस की प्राप्ति होती है या काव्य रचना करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद जो होता है वो अलौकिक होता है। इसलिए कहा है कि हो सकता है कोई आदमी अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य करता हो, या फिर अमंगल शांति के लिए, या फिर कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए। तो कांता होता है रमणीय, काफी सुंदर, ठीक है, समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। अभी हम मम्मट का ही पढ़ रहे हैं, तो मम्मट का आप देखेंगे कि मम्मट ने प्रयोजन क्या बताया, काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। मम्मट ने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। अब यहाँ पर काव्य प्रयोजनों पर हम चर्चा करेंगे कि मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1, यश प्राप्ति के लिए, यश मतलब प्रसिद्धि, यश प्राप्त करने के लिए, अर्थ प्राप्ति, जैसे कि कोई अर्थ, काम, मोक्ष और वो होते हैं ना, उनकी प्राप्ति के लिए। अर्थ का मतलब हम ज़्यादातर पैसे से ही लेते हैं। और लोक व्यवहार ज्ञान के लिए, जैसे कि कोई लोग पढ़ कर या साहित्य लिख कर अपना व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल के। लोक मंगल का मतलब लोगों का भला चाहने के लिए भी, कि लोगों को बुराई से बचा सकें, इसके लिए भी क्या किया जाता है, काव्य लिखा जाता है। तो इसे काव्य का प्रयोजन माना जा सकता है। आत्म शांति के लिए भी लिखते हैं, या फिर आनंदो उपलब्धि के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, या कांता सम्मित उपदेश देने के लिए। तो ये मम्मट ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं, और इन प्रयोजनों का जो अर्थ है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने शुरू से ही आपको बताया, काफ़ी अच्छे से खोल कर मैं बता रही हूँ। आपको कैसी लगती है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनमें से काव्य की रचना करने वाले कवि के प्रयोजन हैं। अब कोई भी कवि हो, सभी का सार रूप से अगर हम लें कि कोई भी कवि किस लिए काव्य रचना करता है, तो उसमें क्या हो सकता है, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, आत्म शांति तथा काव्य का आस्वादन करने वाले पाठक के काव्य प्रयोजन। लोक व्यवहार ज्ञान भी हो सकता है, और उसके बाद है लोक व्यवहार ज्ञान, अमंगल, वही सारे हैं जो मम्मट ने माने हैं, वही सब ने निर्बाध रूप से सभी ने उसको मतलब निर्बाध मत से सभी ने मान लिए हैं। आनंदोपलब्धि के लिए कांता सम्मति उपदेश, मम्मट के काव्य प्रयोजन अत्यंत व्यापक हैं। अब अभी तक हमने मम्मट के बारे में पढ़ा, यानी कि संस्कृत आचार्यों के बारे में पढ़ा, और अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हिंदी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन कि हिंदी आचार्यों ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन बताए। तो उनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कि इन्होंने काव्य प्रयोजन क्या माना है। देखते हैं, हिंदी आचार्यों ने काव्य प्रयोजनों पर जो विचार व्यक्त किए वे प्राय संस्कृत आचार्यों जैसे हैं, यानी कि इनमें काफ़ी मतभेद नहीं है। जो हिंदी के आचार्य हैं और जो संस्कृत के आचार्य हैं, दोनों ने लगभग समान समान काव्य जो प्रयोजन है वो व्यक्त किए हैं। हम कुछ प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक भक्तिकालीन अच्छे खासे कवि रहे हैं, काफ़ी साहित्य में इनका मान और सम्मान भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास की काव्य प्रयोजन, रामचरितमानस में तुलसीदास ने 2 स्थानों पर काव्य प्रयोजनों की चर्चा की। एक तो क्या कि देखो ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है, ये पंक्तियाँ कई बार पूछी भी जाती हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी है। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, कि अपने स्वांत सुख के लिए, स्व से बना है कि अपने खुद के सुख के लिए तुलसी जो है रघुनाथ गाता करता है। कीर्ति भनेति भूली भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तो ये काव्य के जो 2 प्रयोजन माने हैं किसने, तुलसीदास जी ने। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, सुरसरी सम सब हित होए, मतलब सभी का हित होए, यानी कि उसमें लोक मंगल की भावना और स्वांत सुख को लेकर काव्य के 2 प्रयोजन बताए तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के अंतर्गत। ये वही कविता श्रेष्ठ होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाले। तो सुरसरी जो था यहाँ पर ये गंगा के पर्यायवाची है कि गंगा जिस तरीके से सभी का भला करती है, हमें भी उसी प्रकार से सभी का सब हित करने वाली कविता होनी चाहिए। तो देखो बहुत ही अच्छे से मैं नोट्स लेकर आई हूँ आपको ये जो टॉपिक है इसके नोट्स बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और मैं ये कहती हूँ कि जो मैंने ये टॉपिक पढ़ा है ना, एक प्रश्न आप सब्जेक्टिव पेपर में ज़रूर यहाँ से देख सकते हैं। जो काव्य शास्त्र बताया है इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे शब्द शक्ति आ जाए, चाहे आपके छंद आ जाए, ठीक है। तो और चाहे ये आपके जो काव्य शास्त्र काव्य लक्षण प्रयोजन और जो लक्षण हेतु बताए हैं इनमें से पूछ ले, चाहे एक संप्रदाय पूछ ले, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त का क्या मत है काव्य प्रयोजन को लेकर। तो गुप्त जी काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं अपितु उपदेश स्वीकार करते हुए लिखते हैं। देखो ये पंक्ति काफ़ी बार हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त ने केवल मनोरंजन पूर्ण काव्य को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है, बल्कि उस काव्य को काव्य माना है जिसमें उपदेश भी हो, ठीक है, उपदेश का मर्म भी छुपा हुआ होना चाहिए। तो इसी प्रकार वे कला के लिए सिद्धांत का भी खंडन करते हुए कहते हैं कि कला लोक हित के होने चाहिए। ये देखो कला के लिए नहीं होनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि कला के लिए नहीं होनी चाहिए, इस सिद्धांत का वो बिल्कुल खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि कला जो है उसकी रचना लोक हित के लिए होनी चाहिए। लोक मतलब आम जन साधारण के हित मतलब भलाई के लिए काव्य रचना होनी चाहिए। मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थी, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थी। कह रहे कि वे स्वार्थी लोग व्यर्थ ही काव्य रचना करते हैं जो केवल अपने अर्थ प्राप्ति के लिए यानी कि अपने केवल लाभ के लिए या कला को कला के लिए कला करते हैं, वो स्वार्थी लोग व्यर्थ ही कला करते हैं। तो कहा कि उन लोगों को कला करने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा आता है हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मत है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य प्रयोजनों पर विस्तार से चर्चा किया और वे काव्य का प्रयोजन रसानुभूति मानते हैं। ध्यान रखना है, अब 1 नंबर में आपसे स्क्रीनिंग में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे काव्य प्रयोजन माना है, तो रसानुभूति को माना है। मैथिली शरण गुप्त ने किसको काव्य का प्रयोजन माना है, तो लोकहित के लिए काव्य का प्रयोजन माना है। और अब अगर पूछ ले कि तुलसीदास जी ने किसे काव्य प्रयोजन माना है, तो स्वांत सुख और लोक मंगल की भावना को काव्य का प्रयोजन माना है। और अभी मैंने बताया कि मम्मट ने कौन से काव्य के प्रयोजन माने हैं, तो मम्मट ने 6 प्रयोजन या 7 प्रयोजन जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताए थे, जैसे कि इसमें तो ये 6 थे। यश प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के, लोक व्यवहार ज्ञान के लिए, अनिष्ट का निवारण, आत्म शांति, आनंद उपलब्धि, कांता समेत उपदेश देने के लिए। तो ये मम्मट के थे। और अभी हमने हिंदी आचार्यों के पढ़े और उसके बाद हम देखते हैं निष्कर्ष रूप से कि काव्य प्रयोजन है क्या। तो अभी लास्ट में पंक्तियां और रह गई थी थोड़ी सी इसमें ठीक है। तो हम यही पढ़ रहे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है रसानुभूति को क्या मानते हैं, काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अब क्या कहा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये हूबहू पंक्तियां हैं, हूबहू उक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई, तो ये वैसे भी आपसे पूछी जा सकती है। तो उन्होंने क्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि कविता का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो जगत के मार्मिक मतलब करुणा पूर्वक जो पक्ष हैं उनका प्रत्यक्षीकरण करके मतलब यथार्थ के आधार पर हमें वो रचनाएं करनी चाहिए, और फिर उसका क्या करना चाहिए, मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मतलब जो आप समाज के जो मार्मिक पक्ष हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से देखकर और उसका फिर मनुष्य के हृदय के साथ सामंजस्य यानी कि तालमेल बिठाकर उस कविता की रचना करनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, कविता से केवल मनोरंजन के उद्देश्य का विरोध करते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन को नहीं माना, उन्होंने भी मनोरंजन का विरोध किया जिस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने किया। और फिर क्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी विलास की एक सामग्री हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, सीधे तौर पर ये दो पंक्तियां देकर आपसे पूछ सकते हैं कि ये निम्नलिखित कथन किस कवि का है। तो आपको बताना होगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इन्होंने क्या कहा है कि केवल मन को आनंदित करने के लिए, मन को अनुरंजित मतलब मनोरंजन करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य है तो कविता भी क्या बन जाएगी, भोग और विलास की एक सामग्री बन जाएगी। जैसे कि मनुष्य अपने भोग और विलास के लिए अन्य भौतिक साधनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से कविता भी उन भौतिक साधनों में शामिल हो जाएगी। काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में सामने रखना, मतलब सभी के सामने उस जो तथ्य है, जो वो मार्मिक पक्ष है समाज के अंदर, उसको सभी के सामने लाकर रखना। और प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। मस्खरों मतलब हंसी मजाक करने वाले, विदूषक, मदारी ये जो खेल दिखाते, बाटनी, ठीक है। तो ये है, आप सभी जानते होंगे। तो प्रेमचंद जी ने ये कहा है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, मनोरंजन करना तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इनसे ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। क्या कहा है कि जो साहित्य रचना है, साहित्यकार का पद सबसे ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जगाता है, हमारी बुद्धि को जगाता है और हमारी आत्मा को और भी अधिक तेज से उद्दीप्त बनाता है। तो ठीक है, साहित्यकार को अलग माना है इन्होंने। तो अब अंतिम पंक्ति हमारे पास बची हैं, निष्कर्ष रूप से हम प्रयोजन, काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कह सकते हैं। तो काव्य प्रयोजन के संबंध में जो मत यहाँ व्यक्त किए गए हैं उनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब सारांश रूप में हम देखेंगे तो ये जरूर आपको भाई अपने नोट्स में शामिल करने हैं ये चारों पॉइंट। प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता, ये मैंने आपको बताया कि देखो यूट्यूब पे मैं मान लो फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो सबका अपना अपना अलग अलग मतलब है, तो सभी का काव्य प्रयोजन एक जैसा नहीं होता। आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जा सकता है। ये बात अभी रसानुभूति की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही। और यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोकोपदेश भी काव्य प्रयोजन है। तो ये बात मम्मट ने कही कि ये भी अर्थ प्राप्ति, यश प्राप्ति, लोगों को उपदेश देने के लिए, अमंगल का अनिष्ट करने के लिए, ताकि समाज में जो इतनी सारी बुराइयां, विसंगतियां, आडंबर फैले हुए हैं उनसे हम लोगों को बचा सकें, अमंगल का विनाश कर सकें। ठीक है, काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, ये आपको पहले भी मैंने बताया था। निष्कर्ष रूप में आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन उचित, तर्कसंगत, व्यापक और व्यवहारिक हैं, अतः हम उन्हीं को वरीयता देते हैं। उदात्त काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोकोत्तर आनंद प्राप्त करना, प्रदान करना, चेतना का परिष्कार करना और जीवन मूल्यों की स्थापना करना,
माना जा सकता है। तो जीवन मूल्यों में आप समझते हैं हमारे नैतिक मूल्य, हमारे सदाचार, हमारे मोरल्स, ये सब जीवन मूल्यों की स्थापना के अंतर्गत आ जाते हैं। चेतना का परिष्कार, चेतना आपने पढ़ा होगा, जो चेतना सभी के मन में जागृत रहती है, तो उसका परिष्कार मतलब उसका शुद्धिकरण करना और लोकोत्तर आनंद जो इस लोक से भी दूर है उस आनंद की प्राप्ति करना, ये काव्य का प्रमुख लक्ष्य होता है, प्रयोजन होता है। रसानुभूति काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर बनाती है, अतः वही काव्य का सकल मूलीभूत प्रयोजन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ ये वीडियो बनाई है, डाली है, आराम से पढ़ाया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और आपको ढील नहीं देनी है। 27 तारीख, अभी 27 अगस्त लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें और एक एक टॉपिक आप अपने आराम से पढ़ते रहिए। आपके पास काफ़ी टाइम है, कंटिन्यूटी ज़रूर रखें, बीच में आप गैप ना दें अपनी पढ़ाई के। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर कल वीडियो नहीं भी डाल पाती हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, वैसे कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। तो धन्यवाद।